गुरुत्वाकर्षण ना, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण एक भौतिकी का एक ऐसा शाखा है जिसमें कि हम लोग दो या दो से अधिक द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल का अध्ययन करेंगे, या फिर किसी द्रव्यमान की वजह से क्या क्या असर पैदा होता है उस पर चर्चा करेंगे। ग्रह वगैरह ये सब चीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो ग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है, या फिर सूर्य और किसी ग्रह के बीच भी गुरुत्वाकर्षण, सूर्य पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, यही सब चीज के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं ना। यह भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम दो या दो से अधिक द्रव्यमान के बीच लगने वाले बल तथा किसी द्रव्यमान द्वारा दर्शाए गए गुण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये सब चीज। इसमें हम लोग को एक खास बात थोड़ा सा देखना है कि सूर्य के चारों तरफ जो कोई भी ग्रह परिक्रमा कर रहा है उससे जुड़ा हुआ कुछ नियम है जो कि केपलर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। हाँ, केपलर नाम के साइंटिस्ट सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए ग्रह के बारे में क्या क्या बताया, वो उसका 3 नियम है। पहला नियम, जैसे न्यूटन का 3 गो नियम, वैसे यहां पर भी 3 गो नियम है। इसका क्या है? पहला नियम है दीर्घवृत्तीय कक्षा का नियम। मतलब क्या कि कोई भी प्रत्येक ग्रह जो होता है, जैसे कि पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, बुध हो गया, कोई बता सकते हो कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? जुपिटर यानी कि बृहस्पति, उसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है, तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण का बल भी ज्यादा महसूस होगा किसी को। ठीक है, चलो, तो पहला नियम दीर्घवृत्त कक्षा का नियम है, यानी कि क्या कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमता है जिसमें सूर्य एक फोकस पर होता है। मतलब क्या हुआ? दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमने का मतलब एक होता है वृत्त में घूमता है, वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, मतलब सीधा गोल। अगर वृत्ताकार कक्षा होता तो सीधा गोल हो जाता, तो लेकिन ये सीधा गोल वाला कक्षा में सीधा नहीं घूमता है। सूर्य यहां है तो ऐसे घूमेगा। ठीक है, कोई ग्रह, सूर्य यहां है तो कोई ग्रह ऐसे घूमेगा। क्या बुझ रहे हो? कोई ग्रह ऐसे घूम रहा है तो कोई ग्रह ऐसे घूमेगा। बुझे बात? कोई ग्रह ऐसे घूमता है, ऊपर नीचे अलग अलग जगह पर। बुझे बात? ऐसे करके घूम रहा होता है, तो ये इस तरीके से घूमता है। इसको एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं अंग्रेजी में, एलिप्स वाले पाथ में घूमता है। और सूर्य एक फोकस पर होता है, यानी यहां पर, यहां और यहां, ये 2 बिंदु इस दीर्घवृत्त का फोकस कहलाता है, ये या ये। तो किसी एक जगह सूर्य मौजूद होगा, या तो ऐसे हो सकता है, या तो ना, कभी ग्रह क्या होगा सूर्य के करीब, कभी ग्रह सूर्य के दूर होगा। हमेशा एक समान दूरी नहीं रहता है, कभी ग्रह का दूरी सूर्य से ज्यादा हो जाता है, कभी ग्रह का दूरी सूर्य से कम हो जाता है। ये इसका अर्थ हुआ। केपलर का दूसरा नियम भी है। दूसरा नियम क्या कहता है केपलर? कि दूसरा नियम है क्षेत्रफल का नियम। मतलब यहां पे बीच में है सूर्य, ये सूर्य के चारों तरफ कोई भी ग्रह ऐसे घूम रहा है अगर, तो घूमते समय पता है क्या होता है? जैसे ग्रह अगर यहां से चल करके, देखो, ग्रह अगर यहां से चल के यहां आया तो सूर्य और ग्रह को जोड़ने वाला लाइन ये है, यहां से चल के यहां आ गया, तो अब ये लाइन यहां आ गया, तो ये जो क्षेत्रफल काटेगा ना, क्षेत्रफल काटेगा, मान लिया जाए t समय में a क्षेत्रफल काटा, a1 क्षेत्रफल काटा, फिर ग्रह एक बार और देखें ग्रह को, तो ग्रह फिर से कहीं किसी भी जगह पर यहां से चल के यहां तक आया और समय लगा फिर से कितना? t। तो t समय में अगर यहां से यहां भी जाएगा तब भी जो क्षेत्रफल काटेगा वो अगर a2 है तो ये क्षेत्रफल बराबर होगा, ये क्षेत्रफल, यानी एक समान समय में एक समान क्षेत्रफल काटता है ना। प्लैनेट स्वाइप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। कोई भी ग्रह जो है स्वाइप करता है, ऐसे काटता है एक समान क्षेत्रफल एक समान समय में, यानी 15 सेकेंड में अगर यहां पर x क्षेत्रफल काटा
तो फिर अगले 15 सेकंड में एक्स से क्षेत्रफल काटेगा, हमेशा 15 सेकंड में एक्स 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 क्षेत्रफल ही काटेगा। हाँ, इसका अर्थ पता है ये हुआ कि जब सूर्य से कोई ग्रह दूर होता है ना, तब वह थोड़ा धीमा गति से चलता है, लेकिन जब कोई सूर्य के पास होता है, जब कोई ग्रह सूर्य के करीब होता है, तो उसका तेजी थोड़ा बढ़ जाता है। इस ग्रह से हमको ये पता चलता है, ये नियम से हमको ये पता चलता है, कोई भी ग्रह जब सूर्य के करीब रहेगा तो थोड़ा तेज घूमेगा और सूर्य के दूर रहेगा तो थोड़ा धीमा घूमता है, तब एक समान दूरी काटता है। मान लिया जाए अगर यहां है तो लंबाई ज्यादा हो गया ना, तो स्लो हो जाएगा, तब ना इसके द्वारा काटा गया क्षेत्रफल, और यहां लंबाई कब है, यहां तेज होगा, तब ना दोनों क्षेत्रफल मेंटेन हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए तो इस नियम से हम यही तात्पर्य निकलता है कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के करीब होता है तो थोड़ा तेज घूमता है, और कोई ग्रह जब सूर्य से दूर होता है तो थोड़ा धीमा चलता है ना। जब कोई ग्रह अपनी कक्षा में घूमता है तो ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा, ये रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करेगी। टी टाइम में यहां जो क्षेत्रफल होगा, टी टाइम में यहां जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। जे एक नियम और है, ठीक है। तीसरा नियम क्या कहता है, आवर्तकाल का नियम, ये क्या कहता है कि देखो ये ऐसे दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त में सबसे बड़ा त्रिज्या ऐसे होगा, ऐसे अंडा के आकार का है ना, तो दीर्घवृत्त में सबसे बड़ा त्रिज्या ये वाला त्रिज्या को बोल रहे हैं, इसको हम 2r का नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए, 2r। और एक त्रिज्या ऐसे भी हो सकता था, लेकिन ये छोटा त्रिज्या होता। एक त्रिज्या यहां से लिए तो ये बड़ा, सबसे बड़ा त्रिज्या है। देखो तो सबसे बड़ा त्रिज्या को 2r बोले, उसका आधा करेंगे तो क्या होगा, r। तो सबसे बड़ा त्रिज्या का आधा अगर ले ले, उसका घन करे, सबसे बड़ा त्रिज्या का आधा यानी 2r का आधा r, उसका घन, घन किए, उस घन के समानुपाती होता है क्या, क्या समानुपाती होता है, तो इसको एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा वो समय का स्क्वायर। इसका क्या बोले फिर से समझो, हाँ, एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको एक आवर्तकाल कहते हैं और टी से सूचित करते हैं। तो टी का स्क्वायर यानी जितना समय लगेगा उसका स्क्वायर इस दीर्घ वृत्त के त्रिज्या का आधा का पावर 3 के समानुपाती होता है, यानी इस वाले लंबाई के आधा के घन के समानुपाती। वैसे भी हाँ, ये जितना बड़ा होगा समय उतना ज्यादा लगेगा। साधारण भाषा में ये जितना बड़ा होगा ये लाइन उतना ज्यादा समय लगेगा। साधारण भाषा में किसी ग्रह के परिक्रमा काल टी का वर्ग, टी का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष r, अर्ध दीर्घ अक्ष r का मतलब ये दीर्घ अक्ष जो है, दीर्घ अक्ष यानी सबसे बड़ा अक्ष का आधा है ना, के घन के समानुपाती होता है। इसका आधा यानी r, उसका घन के समानुपाती। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है अब गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी दो द्रव्यमान के बीच बल कितना लगता है। ये अब ये सब चीज का अगर पता रहेगा हमको, सही सवाल कि ये जो केपलर का नियम ये सब जो पढ़े इसका जरूरत क्यों पड़ा, इसका जरूरत ये सब पड़ गया हम लोग को यहाँ से पृथ्वी से कहीं और जाकर के अगर कहीं कोई सैटेलाइट वगैरह भेजना है, जैसे उपकरण भेजते हैं ना, सैटेलाइट वगैरह ये सब चीज भेजते हैं, तो हमको हर चीज का पता होना चाहिए, कितना समय में कौन सा ग्रह कहां से गुजरेगा ना, तब उसी हिसाब से भेजेंगे ना यहाँ से सैटेलाइट। ऐसा ना हो कि सैटेलाइट भेजे रास्ता में किसी और ग्रह से टकरा जाए, तो ग्रह तो बहुत बड़ा बड़ा है ना, सैटेलाइट तो छोटा सा है ग्रह के सामने, कुछ अस्तित्व ही नहीं है ग्रह के सामने। पृथ्वी जैसा बड़ा, पृथ्वी से बड़ा बड़ा ग्रह भी है, घूम रहा है हर तरफ ऐसे ऐसे, 8 गुना ये है, ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, हर तरफ घूम रहा है, ये भी ऐसे ऐसे जा रहा है। तो हमको ग्रह मिसाइल ऐसे भेजना होगा कि कोई और ग्रह से टकरा ना जाए। तो हर चीज का हमको जानकारी होना चाहिए, अध्ययन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम साइंटिस्ट बनते हैं या उस दौर में गुजरते हैं, वहां जाते हैं, तो हमको नॉलेज होना हर चीज का जरूर है। इसलिए केपलर का नियम हम लोग पढ़ते हैं। फिर हम लोग जान देंगे अभी इसके बाद का टॉपिक में कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, दो द्रव्यमान के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है,
ये हमको समझना है। एक होता है गुरुत्वजन त्वरण यानी छोटा जी, उसके बारे में भी 9.8 मीटर पर सेकंड, उन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो समानुपाती लिखा हुआ है, समानुपाती का मतलब समय अंतराल जो है ना उसका वर्ग ये दूरी के घन के समानुपाती होने का मतलब इस पे सीधा संबंध है। इसका समय काल इस दूरी के समानुपाती होता है, यानी कि ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा ये। और एक होता है समानुपाती का उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता ना, मतलब अगर दूरी ज्यादा होगा ना तो एक कम हो जाएगा। जैसे दो द्रव्यमान के बीच बल लगता है ना, बल बराबर होता है, हम लोग पढ़ेंगे Gm1 m2 भागा r स्क्वायर। तो बल दूरी और बल के बीच उल्टा संबंध है, तो बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। माने दूरी बढ़ाएंगे तो बल घटेगा, दूरी बढ़ाएंगे तो बल। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ यह होता है कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, समानुपाती का मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, यह सब इसका अर्थ होता है। अब हम लोग को गुरुत्वाकर्षण का नियम सीखना है, तो वस्तु के बीच कैसे कितना बल लगता है वो जानना है। हाँ, यही चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, समानुपाती का ये चिन्ह होता है। पढ़े होगे 10th क्लास में है, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का वो बल दो द्रव्यमान के बीच कितना लगता है, इसमें हम लोग कहां तक गुरुत्वाकर्षण, अच्छा केपलर का नियम पहला दूसरा तीसरा नियम कर लिए थे। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन का जो ये नियम है उसको समझते हैं हम लोग। ये कहता है क्या है कि दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला जो बल है उसको दर्शाता है। जैसे अगर एक वस्तु है A और एक वस्तु है B, दोनों का द्रव्यमान m1 m2 है तो उनके बीच बल लगेगा, दोनों द्रव्यमान एक दूसरे को खींचेगा। 9th क्लास में है चर्चा इस पे। जैसे सूर्य और पृथ्वी दोनों का द्रव्यमान है 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच बल लगता है, खिंचाव का बल लगता है उनके द्रव्यमान के कारण। वह बल कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण का बल। नियम क्या कहता है कि दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल उनके द्रव्यमान के मान के गुणनफल के समानुपाती हो तथा दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जैसे एक द्रव्यमान m1 एक द्रव्यमान m2, बीच की दूरी क्या है r, तो ये दोनों द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित करेगा गुरुत्वाकर्षण के बल से, और उन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल समानुपाती होता है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के। यानी दोनों का द्रव्यमान का गुणनफल जितना ज्यादा आएगा उनके बीच लगने वाला बल उतना ज्यादा होगा, और दोनों के बीच के दूरी जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी बीच का दूरी बढ़ाने से बल घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब दोनों के बीच का दूरी अगर बढ़ाएंगे तो बल घटेगा, और दूरी अगर कम करेंगे तो बल बढ़ेगा। दोनों समीकरण को मिला दिए एक साथ, तो जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण का बल वो दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ऐसा है। अब हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आता है। 9th 10th में ये सब पढ़े होंगे। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, एक नियतांक, और इस नियतांक का मान होता है जी। ये इसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक कहते हैं, Gm1 m2 by r स्क्वायर। और इसका जो मान होता है वो याद रखना है 6.67 गुना 10 का पावर -11। तो यानी कि अगर द्रव्यमान दिया हुआ है 5 kg 10 kg, बीच की दूरी 2 मीटर, तो बल जो लगेगा उसमें इसको यहां बैठा देंगे 5, और जो दूसरा वजन है वो बीच का दूरी जो है उसका स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा आंसर। अच्छा, ये तो आसानी से सॉल्व करना है। इसमें एक बात ध्यान रखना, पावर में कितना है यहां 11, भूलना मत, -11। ठीक है, ये जो ग्रेविटेशन है ना इसमें भी कई गो अक्षर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ग्रेविटेशन के नाम में 11 अक्षर है। यहां पावर में भी क्या गो है 11, कभी भूल जाओ तो इससे याद रखना।
चलो एक सवाल करते हैं हम लोग। क्या है सवाल कि यदि दो द्रव्यमान m1 m2 के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा दोनों में से किसी एक द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो पहले की तुलना में अब उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? दुगना हो जाएगा कि आधा हो जाएगा कि चौगुना हो जाएगा कि क्या? सब करते हैं हम लोग, सब करते हैं, करके देखते हैं। इसमें ध्यान देना एक बात, ऐसा ही सेम सवाल 2025 में 12th बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड में पूछा हुआ। बिहार बोर्ड का 12th फिजिक्स का एग्जाम पूछा, लेकिन उसमें क्या था? दो द्रव्यमान के जगह पे दो आवेश था। अभी क्या दूरी तो जैसे जैसे सब कुछ सेम था, खाली आवेश शब्द के जगह पे द्रव्यमान शब्द था, सॉरी द्रव्यमान के जगह आवेश था। यहां द्रव्यमान है तो वहां आवेश था। फॉर्मूला उसका भी वैसे होता है, दो आवेश के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला वैसे होता है K(Q1 Q2 बाय R स्क्वायर), वो वहां पे पढ़ेंगे हम लोग। तो चलो यहां पे हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला वो सब काम किया जाए। पहले जो इनके बीच बल लग रहा था, पहले F बराबर कितना? तो Gm1 m2 बाय R स्क्वायर। पहले ऐसे F बराबर Gm1 m2 बाय R स्क्वायर। और अब क्या किया गया है? अब जो नया वाला बल लगेगा, नया वाला F, नया वाला, अब क्या किया गया है कि दोनों में से एक द्रव्यमान को आधा कर दिया गया। एक द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो दूसरा द्रव्यमान को तो वैसे छोड़ दिए, अब भागा बीच का दूरी को आधा कर दिए हैं, यानी कि R/2 बना दिए। R को क्या बना दिया? R/2। तो अब देखो, अब यही चीज हमारा कैसे हो जाएगा? दो नीचे आएगा, Gm1 m2 भागा दो नीचे चला गया, गुना R/2 का होल स्क्वायर, माने R स्क्वायर बटा 4, R स्क्वायर बटा 4, R स्क्वायर बटा 4। अब देखो तो हाँ, R स्क्वायर बटा 4 जो है, ये 2 से ये 2 बार में कट जाएगा और 2 नीचे से अब ये ऊपर जाएगा, तो 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा Gm1 m2 बाय R स्क्वायर गुना में 2। तो F जो नया वाला होगा वो हो गया कितना? Gm1 m2 भागा R स्क्वायर गुना ये 2। अच्छा, इसको जरा अच्छे से लिखो, Gm1 m2 बाय R स्क्वायर क्या है? Gm1 m2 बाय R स्क्वायर ये तो हमारा पुराना वाला बल है, यानी कि F है, तो F गुना 2, यानी पुराना बल का दुगुना, पुराना बल का 2 गुना हो गया। तो बिहार बोर्ड में ये भी सवाल पूछा हुआ था, ठीक है, 2025 में, तो वही हमारा आंसर हो गया। क्या हो जाएगा? 2 गुना। तो ये और ये भी लिखा जाए जरा। हम लोग ये किए टोटल गुरुत्वाकर्षण का, ये फिर ये फिर ये तब ये। चलो अब हम लोग पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उस पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन हम लोग किए थे लास्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद जो है अब हम लोग पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण देखेंगे, यानी कि G, जिसका वैल्यू क्या होता है? 9.8 ना। कैसे आया हल्का सा उस पर समझ लेते हैं बस। जैसे कि ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, पृथ्वी का त्रिज्या हो गया RE, रेडियस ऑफ अर्थ RE, और ये ME मतलब मास ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का जो द्रव्यमान होगा उसको ME से सूचित किए और पृथ्वी का जो त्रिज्या है उसको RE से सूचित किए, ठीक है। हमको देखना है कि पृथ्वी के सतह पर त्वरण का मान क्या होता है। हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वही चीज कैसे हुआ था बस थोड़ा सा वही बताएंगे। जैसे यहां पर एक वस्तु यहां पर है, ठीक है, और इस वस्तु का द्रव्यमान है क्या? m, ठीक है। तो ये पृथ्वी इस द्रव्यमान के ऊपर क्या करेगा? बल लगाएगा। ये पृथ्वी इसके ऊपर बल लगाता है, तो देखो तो जरा सा, जो ये इसके ऊपर जो बल लगाएगा
बल बराबर कितना होगा, पृथ्वी के द्वारा m द्रव्यमान पर लगाया जाने वाला बल ना, क्या बोलेंगे, पृथ्वी द्वारा m द्रव्यमान के वस्तु पर, m द्रव्यमान के वस्तु पर लगाया जाने वाला बल F अगर है तो बल F बराबर क्या फॉर्मूला होता है, देखो तो, ये जो बल लगाएगा, ये जो पृथ्वी जो इसके ऊपर बल लगाएगा वो बल तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का बल। ये द्रव्यमान इस द्रव्यमान पे जो बल लगाएगा वो बल कौन सा, गुरुत्वाकर्षण का बल। तो गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, G इंटू पहला द्रव्यमान इंटू दूसरा द्रव्यमान बटे बीच की दूरी का स्क्वायर। तो G इंटू m1, ये द्रव्यमान कितना है, me, माने मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान me, गुना वस्तु का द्रव्यमान m, अब बटे बीच की दूरी तो यही है ना, दोनों का केंद्र का दूरी लेते हैं, ये दूरी क्या है, re, पृथ्वी का त्रिज्या का स्क्वायर, gm1 m2 बाय r स्क्वायर, वही तो किए। इसके और इसके बीच क्या बल लगेगा, g m1 इंटू m2 अब बटा दूरी का स्क्वायर। तो यहां पे देखो तो त्वरण हमको निकालना है, चूंकि न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से क्या लिख सकते हैं हम लोग, F बराबर ma, इसीलिए A बराबर क्या होता है, F भागा m, यानी कि त्वरण बराबर बल भागा द्रव्यमान ना, तो त्वरण बराबर बल भागा द्रव्यमान लिखेंगे हम लोग। तो यानी कि त्वरण जो होगा बल भागा द्रव्यमान, करना है वस्तु काम को, तो बल हमारा कितना है भाई, जी एम ई इंटू एम भागा आर ई का स्क्वायर। तो जी एम ई इंटू एम अब भागा आर ई का स्क्वायर, भागा में द्रव्यमान, इसी द्रव्यमान में कितना त्वरण होगा वो हमको चाहिए। तो इस काम को द्रव्यमान क्या है, m है, तो द्रव्यमान m से हम लोग भाग दे देंगे, द्रव्यमान m से भाग देंगे, तो जो त्वरण आएगा उत्पन्न होता है जी एम ई इंटू एम भागा ये आर ई का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इंटू में यहां पे क्या रह जाएगा m। अब देखो तो दोनों m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों m कट गया। तो जो त्वरण आता है उसका मान क्या आता है, जी एम ई अभागा आर ई का स्क्वायर। तो यही जो है ना, यही कहलाता है जी, यही त्वरण क्या है जी, यानी कि कैपिटल जी गुना पृथ्वी का द्रव्यमान अभागा पृथ्वी का त्रिज्या का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया, जी का। हाँ, ये m ई मास ऑफ अर्थ, क्या चीज, ये टोटल भागा इतना, अरे त्वरण बराबर बल भागा द्रव्यमान होता है। फिर से न्यूटन के दूसरे नियम से हम लोग जानते हैं बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होगा, बल भागा द्रव्यमान F बाय m। तो बल हमारा कितना है फॉर्मूला में, देखो तो बल कितना लग रहा है, इस छोटे वस्तु के ऊपर पृथ्वी द्वारा m द्रव्यमान के वस्तु पर, पृथ्वी द्वारा
m द्रव्यमान के वस्तु पर लगाया जाने वाला बल F है। तो लगाया जाने वाला बल हम लोग ये निकाल लिए, तो इसको रख देंगे F के जगह पे ना। अब भागा में क्या करना पड़ेगा, वस्तु का द्रव्यमान जिसमें त्वरण चाहिए, तो इतना टोटल यहां पे रख दिए, अब भागा m, वही काम करेंगे, वही बल के जगह ये टोटल रख दिया बल, अब भागा उसी वस्तु का, छोटा वस्तु का क्या, द्रव्यमान m। अच्छा, अब ये आर स्क्वायर ये नीचे आ गया, m m कट गया, तो कैपिटल जी का मान कितना होता है, यहां g का मान 6.67 गुना 10 का पावर -11, वो अलग चीज होता था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल जी का मान हर जगह एक जैसा रहेगा, लेकिन स्मॉल जी का मान बदलेगा। मान लिया जाए कोई दूसरा ग्रह है, वहां पर चाहते हैं कि स्मॉल जी का मान पता करना है, तो यहां तो इस वैल्यू को डाल देंगे वहां पे, अब यहां पे मास डाल देंगे, द्रव्यमान डाल देंगे उस ग्रह का, और उस ग्रह का त्रिज्या का स्क्वायर। जैसे चंद्रमा पे हमको चाहिए, ठीक है, चंद्रमा पर जी का मान अगर चाहिए, एग्जाम्पल के लिए अगर जी का मान चंद्रमा पर चाहिए तो क्या करेंगे, कैपिटल जी जो है वही डालेंगे, लेकिन द्रव्यमान किसका, चंद्रमा का द्रव्यमान भागा त्रिज्या किसका, वही चंद्रमा का त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे। समझे बात, हमको किसी का भी चाहिए तो बस जी इंटू उस ग्रह का द्रव्यमान भागा उस ग्रह का त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। पृथ्वी पर क्या होता है, ये पृथ्वी पर इसका मान क्या आता है, ये लगभग किसके बराबर है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये चीज यहां पर है, तो हम लोग एक बात जाने, ये और ये। अब आगे बढ़ते हम लोग जरा सा, पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे तथा ऊपर गुरुत्वीय त्वरण पर बात करेंगे। देखो ये देखा गया है कि पृथ्वी के सतह पर जो जी का मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन उस सतह से नीचे जाएंगे अंदर जमीन के अंदर, या फिर सतह से ऊपर आसमान की तरफ ऊपर जाएंगे, दोनों स्थिति में जी का मान घट जाता है, 9.8 से कम हो जाता है। और कितना होता है जरा वो देख लेते हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी का त्रिज्याड़ी, सतह से h ऊंचाई पे जब जाएंगे तब जो जी का मान हो जाएगा h ऊंचाई पे, वो होगा, ध्यान रखना कितना, जो पहले जी का मान है यानी 9.8 गुना 1 माइनस 2h, h क्या हाइट, सतह से हाइट, भागा आर ई मतलब पृथ्वी का त्रिज्या, इतना होता है जी का मान। h ऊंचाई पे जाएंगे तो जी का मान बदलेगा। जी का मान h ऊंचाई पे अगर चाहिए तो क्या करेंगे, जो सतह पर है यानी 9.8 गुना 1 माइनस 2 इंटू जितना ऊंचाई गए है उतना भागा त्रिज्या। पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है, 6400 किलोमीटर। पृथ्वी का त्रिज्या को नहीं मालूम तो ध्यान रहे, ये लगभग 6400 किलोमीटर होता है। ये कितना होता है, हाँ लगभग कैसे निकलता है पूरा परिधि, ये उसका ये निकाल करके भी बहुत तरीका है निकालने का, बात करेंगे कभी इस पर चर्चा करते हैं। अगर इसका हमको निकालना है, त्रिज्या निकालना है तो बहुत तरह का चीज है, या तो हम चाहेंगे तो उसके द्रव्यमान वगैरह से भी कर सकते, हर चीज का अलग अलग अपना अपना मेथड है ना। बाहर से हम लोग देख सकते हैं पृथ्वी का साइज वाइज सब कुछ पता चल जाता है बाहर से। तो ये चीज ऐसे, ये यहां हो गया, ये हम लोग बात किए, सतह से h ऊंचाई पे जाएंगे तो g का जो मान होगा वो जो सतह पे वो इंटू 1 माइनस 2 इंटू हाइट भागा पृथ्वी का त्रिज्या।
और अगर गहराई में घुसेंगे तब यहां से डी गहराई में जाएंगे, कितना गहराई में, डी गहराई में, तब जो जी का मान होगा डी गहराई में, जो सतह पे वो गुना में 1 माइनस जो गहराई है वो अभागा हाँ अर्थ का त्रिज्या। ये अलग अलग भी ग्रह के लिए भी वैसे ही उसी प्रकार से होगा। एक होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यानी कि दो द्रव्यमान को ऐसे लाके रख दिए और छोड़ेंगे तो दोनों द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा, ठीक है। और हेवी द्रव्यमान होना चाहिए, दो द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है ना, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा। जैसे यहां पे ये पेन है और ये है, इन दोनों को रखे तो ये दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, लेकिन त्वरण उत्पन्न नहीं हो पा रहा क्योंकि वह बल बहुत ही छोटा है, इसके और इसके बीच लगने वाला बल बहुत छोटा है। हम लोग पढ़ चुके हैं दुनिया में 4 प्रकार का फोर्स और सबसे कमजोर फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण का फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का बल। तो इनके बीच लग रहा है, चूंकि द्रव्यमान बहुत छोटा है तो बहुत ही कम मात्रा में गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, जो हमको पता नहीं चल पा रहा, त्वरण पैदा नहीं कर पा रहा इसमें। ये बात कहानी रहता है इसमें। तो इन दोनों के बीच स्थितिज ऊर्जा भी रहेगा। स्थितिज ऊर्जा ऐसे पकड़े रहेंगे, छोड़ देंगे तो दोनों चिपक जाएगा, भाग जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, तो माइनस जी का मान तो वही 6.67 इंटू 10⁻11। आई पहला द्रव्यमान गुना दूसरा द्रव्यमान अभागा बीच का दूरी। ये चीज 12th में भी आएगा, ये 12th में भी है, ठीक है। बस ऐसा जो है इसमें M1 M2 की जगह Q1 Q2 आता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, वहां M1 के जगह Q1 और M2 के जगह Q2 आ जाता है, यही थोड़ा सा फर्क है। M1 M2 के जगह क्या आ जाता है, वहां पे Q1 और Q2 आता है, ठीक है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बाद हम लोग को पढ़ना था थोड़ा सा पलायन चाल क्या होता है। पलायन चाल एनसीईआरटी में बोला, कभी कभी पलायन वेग करके भी लोग बोलते हैं, इसके वेलोसिटी भी इसका नाम है। पूछा जाए क्या है पलायन चाल, तो देखो वह चाल जिससे, यानी कि वह स्पीड जिससे किसी वस्तु को अगर पृथ्वी के सतह से ऐसे बाहर की तरफ फेंक दे, पृथ्वी की सतह से ऐसे बाहर की तरफ फेंक दे तो वह जाएगा, जाते 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 इसके वायुमंडल से बाहर चला जाए, वापस लौट के ना आए। वह चाल जिससे किसी वस्तु को जब फेंकेंगे तो वह जाएगा, जाते आते 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 पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा एकदम, कभी वापस लौट के नहीं आएगा। वह मिनिमम चाल, वह न्यूनतम चाल जिससे किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वह कहां चला जाएगा, ऊपर, वापस पृथ्वी पे लौटेगा नहीं। या वह चाल है जिससे यदि किसी प्रक्षेप को पृथ्वी या किसी ग्रह से बाहर की ओर लंबवत फेंका जाए तो वह प्रक्षेप उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा और वापस नहीं लौटेगा। प्रक्षेप, हाँ, वस्तु कोई चीज को वैसे फेंकते हैं जो उसको प्रक्षेप बोलता है। मिसाल, अलग अलग ग्रह पर इसका मान अलग अलग होगा, अलग अलग ग्रह पे इसका मान अलग अलग होगा। जो ग्रह का साइज जितना ज्यादा बड़ा होता है ना, उस पे उतना ज्यादा ताकत से फेंकना पड़ेगा, उतना ज्यादा चाल फेंकना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद आगे बात करते हैं, पृथ्वी पर न्यूनतम पलायन चाल जो होता है उसका मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर। इस रफ्तार से फेंकेंगे वस्तु को तो पृथ्वी के वायुमंडल से वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, बी बराबर, हाँ, √2 इंटू पृथ्वी का त्रिज्या इंटू स्मॉल जी। अगर कोई दूसरा ग्रह पे है तो उस ग्रह का त्रिज्या होगा, वह उस ग्रह पर जी का जो मान होगा वो डाल देंगे। चंद्रमा पे अगर होंगे तो चंद्रमा का त्रिज्या और चंद्रमा पे जी का जो मान होगा वो डाल देंगे। चंद्रमा पर जो जी का मान होता है पृथ्वी पर जो जी का मान है उससे 6 गुना कम होता है। यहाँ 9.8 तो वहां 9.8 भागा 6,
तो पलायन चाल कितना हो गया? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इससे फेंकेंगे तब कोई वस्तु फेंकने के बाद वापस नहीं लौटेगा। ठीक है, आगे बोलते। एक होता है भू उपग्रह, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला ग्रह वगैरह या कोई भी चीज जो भी चीज पृथ्वी का चक्कर लगाएगा उसको भू उपग्रह बोलेंगे। वो पृथ्वी का उपग्रह हुआ। अलग अलग ग्रह का उपग्रह अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा, तो चंद्रमा को कहेंगे भू उपग्रह। वह क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। एक होता है कृत्रिम उपग्रह भाई, मतलब जैसे हम लोग यहां से भेजते हैं सैटेलाइट सब पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए, वो क्या कहलाएगा? कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, वो कृत्रिम उपग्रह कहलाएगा। उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड होते हैं जो प्राकृतिक जैसे कि चंद्रमा या फिर कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित हो सकते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला चीज वही क्या है? उपग्रह। पृथ्वी के चारों ओर लगा रहा है तो भू उपग्रह। क्या एक ही ग्रह का ढेर सारा उपग्रह संभव है? ठीक है, एक लास्ट और यहां पृथ्वी के सतह के नजदीक वाला कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो लगभग 85 मिनट लगता है। ठीक है, लगभग एक चक्कर लगाने में 85। उसका ऐसे समय का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। जो समय लगेगा 2 पाई रूट अंडर पृथ्वी का त्रिज्या अभागा जो पृथ्वी का जी का मान है, पृथ्वी पर जी का मान है, वो हल करेंगे तो ये लगभग 85 मिनट के बराबर होगा। लगभग 85 मिनट के बराबर। अच्छा, आगे कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा। कक्षा में ये जो उपग्रह घूम रहा है उसका ऊर्जा अगर कितना होगा, ये अगर बात करें तो उसका ऊर्जा का बात करें तो देखो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, पृथ्वी के सतह से कितना, हाँ h ऊंचाई पर अगर कोई ग्रह घूम रहा है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान, ग्रह का द्रव्यमान m है, h ऊंचाई पे घूम रहा है, तो उसमें जो ऊर्जा होगा, चूंकि वो चल रहा है तो गतिज ऊर्जा भी है उसमें, और पृथ्वी उस वस्तु को खींच भी रहा है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा भी रहता है। दोनों मिला के बनता है टोटल माइनस जी, यानी कि वो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू उपग्रह का द्रव्यमान इंटू पृथ्वी का द्रव्यमान भागा 2 इंटू पृथ्वी का त्रिज्या इंटू जितना ऊंचाई पर है वो। ये फॉर्मूला हो गया किसका? ऊर्जा का, उपग्रह के ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया। ये लास्ट हमारा ये टॉपिक चैप्टर जो है गुरुत्वाकर्षण, ये पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद दूसरा किताब जो है वो सब स्टार्ट करता है। ठीक है, होगा तो कुछ ऑब्जेक्टिव करा देंगे इसमें से। ठीक, गुरुत्वाकर्षण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 7। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए। इसमें हम लोग बात करते हैं जरा सा। पहला क्वेश्चन है अपने पास कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, 12th में भी काम आता है। 6400 किलोमीटर। ठीक है, अगर इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, है ना। 6400 किलोमीटर ध्यान रखना है पृथ्वी का त्रिज्या होता है। ठीक, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? पृथ्वी के सतह से अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो जो त्वरण है हमारा जी, उसका वैल्यू घटता है। ध्यान रहे, पृथ्वी के सतह पर जो जी का मान होता है वह सबसे अधिक होता है। कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पृथ्वी के सतह पे होता है। इससे हम अगर ऊपर जाएंगे तो जी का वैल्यू घटेगा, अगर इससे हम नीचे भी जाएंगे तब भी जी का वैल्यू घटता है। सतह पर ही सबसे ज्यादा होता है, तो ऊपर जाने के बाद इसका वैल्यू क्या होगा? घटेगा ना। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? तब भी जी का मान घटेगा। यानी पृथ्वी के सतह से अगर हम नीचे जाएंगे तब भी जी का वैल्यू हमारा क्या होगा? घटेगा। सबसे अधिक जो जी का वैल्यू होता है वो कब होता है? जब सतह पे होता है तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रहों की गति के लिए केपलर ने कितने नियम दिया था ना। केपलर के कितने नियम है? टोटल 3 नियम है ना। अच्छा, उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। सूर्य के चारों ओर ग्रह के चक्कर लगाने का पथ कैसा होता है? तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाता है ना। क्या होता है, यहां अगर सूर्य है
तो इस तरीके से दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा ना, पूरा गोल चक्कर नहीं लगाता बल्कि इस प्रकार से दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई ग्रह सूर्य के परिक्रमा के दौरान जब सूर्य के करीब होता है तो उसकी गति, ध्यान रहे, कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ये सूर्य है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो जब उसके करीब होगा ना तो उसका स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है, और जब दूर जाएगा तो उसका स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है ना। कोई ग्रह सूर्य के परिक्रमा के दौरान जब सूर्य के करीब होता है तो उसका गति बढ़ जाता है ना, इसी कारण वह एक समान समय अंतराल में एक समान क्षेत्रफल काटता है। इसी पर आधारित ये वाला नियम है इसका। आगे बात करें, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल G का मान, हाँ, 6.67 इंटू 10⁻11। अच्छा, गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल G का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ना। जैसे कि F बराबर फॉर्मूला है G/m1 m2 भागा r स्क्वायर, हमको इसी G का मात्रक चाहिए, तो ये तो बल है ना, ये इसमें गुना हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर बराबर G/m1 m2, ये दोनों भाग में आएगा तो क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर भागा m1 m2 बराबर क्या है, G। तो ये तो F हमारा क्या है, बल का मात्रक हमारा क्या होता है, न्यूटन, ये दूरी का स्क्वायर, दो द्रव्यमान m1 m2 के बीच की दूरी होती है, r हमारा दोनों द्रव्यमान के बीच का दूरी है, तो ये दूरी का स्क्वायर यानी कि मीटर का स्क्वायर भागा ये मास का द्रव्यमान का केजी, और केजी गुना होके केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ये उसका कैपिटल G का मात्रक हो गया। किसी ग्रह के परिक्रमण काल t तथा अर्ध दीर्घ अक्ष r के बीच क्या संबंध होता है, ये तो हमारा केपलर का तीसरा नियम है कि अगर जब चक्कर लगाता है ना तो वो जो आवर्त काल होता है उसका t और दीर्घवृत्त का जो आधा हिस्सा है ना, r और r, तो ये r का, ठीक है, r का क्यूब, और जो समय लगाता है उसका t का स्क्वायर, ये इस प्रकार से संबंधित होता है, यानी t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r का पावर 3। आवर्त काल, जो एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसका स्क्वायर समानुपाती होता है किसके, ये दीर्घवृत्त के आधा के क्यूब के। ये चीज केपलर का तीसरा नियम है। क्या, यदि दो द्रव्यमान m1 तथा m2 के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल क्या हो जाएगा। यदि यहां पर एक द्रव्यमान है m1 और एक द्रव्यमान है यहां पर m2, दोनों के बीच की दूरी है r, अभी जो बल लग रहा है वो क्या लगेगा, G/m1 m2 भागा r स्क्वायर। अब क्या किया गया है कि इन दोनों के बीच का जो दूरी है उस दूरी को आधा कर दिया गया, यानी m1 यहां है m2 यहां है, और बीच की दूरी r/2 कर दिए, बीच की दूरी r/2 कर दिए। तो अब जो बल लगेगा वो तो G इंटू क्या, m1 इंटू m2 बटा दूरी का स्क्वायर, यानी r/2 का स्क्वायर करेंगे, हाँ, तो F डैश जो नया वाला बल होगा G/m1 m2 भागा r स्क्वायर भागा 4। क्या, ये 4 हमारा यहां से क्या हो जाएगा, ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कितना, G/m1 m2 बाय r स्क्वायर गुना में क्या 4, ये तो G/m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये तो पुराना वाला बल था, यानी कि क्या F गुना 4, यानी कि क्या हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। अगर दूरी को आधा करेंगे तो बल चौगुना हो जाएगा। दूरी को r को क्या किए, पहले तो r था तो बल लगा के G/m1 m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद बीच की दूरी अगर आधा कर दिया r/2 कर दिए तो r स्क्वायर बटा 4 नीचे से ऊपर गया तो चौगुना हो गया, क्या 4 गुना हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 600 kg है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल कंपटीशन में। देखो
बढ़िया से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं, इसमें गलती भी कर देता है लोग। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 600 केजी है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा? नहीं, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक कर दिया देते वक्त, 600 केजी ही रहेगा। द्रव्यमान जो होता है वस्तु का वह बदलता नहीं है, चाहे पृथ्वी पर रहे या चंद्रमा पर रहे, द्रव्यमान हमेशा एक जैसा रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। बदलता क्या है? उसका भार बदलता है। mg को भार कहते हैं, m नहीं बदलता। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 600 केजी है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान 600 केजी ही रहेगा। ठीक है, 600 केजी ही रहेगा। ठीक है, फिर इसका बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वस्तु का भार बदलता है, भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, भार का मात्रक न्यूटन होता है, mg को कहते हैं भार, mg को कहते हैं भार, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? हाँ, भार जो है वो 6 गुना कम हो जाता है ना। पृथ्वी पर जितना भार है उसका 6 गुना भार चंद्रमा पे कम हो जाता है। यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? तो 600 भागा 6, यानी कट के क्या आ जाएगा? 100 न्यूटन। ये हमारा इसका आंसर हो गया। भार कम होता है लेकिन द्रव्यमान जस का तस रहता है। इसी में अगर पूछता है 600 न्यूटन इसका ठीक है भार है पृथ्वी पे, इसका द्रव्यमान कितना होगा? mg को कहते हैं भार, यानी इसमें क्या है? 60 गुना 10, यानी ये हो गया द्रव्यमान गुना ये क्या हो गया? g, mg। इसको कहते हैं भार। इसको क्या कहते हैं? भार। यानी अगर 600 न्यूटन इसका भार है, इसका मतलब 60 केजी इसका क्या है? द्रव्यमान ना। और 60 केजी अगर पृथ्वी पे द्रव्यमान है तो चंद्रमा पे भी द्रव्यमान 60 केजी होगा। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? क्या भार यहां पर उसका क्या है? 600 न्यूटन, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान, तो यहां पे भार है ना 600 न्यूटन, तो 600 न्यूटन भार है, इसका मतलब m गुना में क्या? g, ये है ना ये, तो m तो इसका क्या हो गया? 60 गुना g क्या है? 10, यही इसका क्या है? द्रव्यमान है। ये द्रव्यमान कहां पर है? पृथ्वी पर। यही चीज चंद्रमा पर भी होगा। क्या? पृथ्वी पर भी प्लस कहां? चंद्रमा पर भी, दोनों जगह 60। हाँ, चाहे कहीं भी चला जाए, द्रव्यमान उसका 60 केजी, क्योंकि द्रव्यमान को जब g से गुना करेंगे यानी 10 से गुना करेंगे तब वो भार में बदलता है। ठीक है, हाँ, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, भार बदलता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि यदि दो द्रव्यमान m1, m2 के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा दोनों द्रव्यमानों में से एक द्रव्यमान को भी आधा कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल पहले की तुलना में कितना हो जाएगा? ऐसा ही सेम सवाल 2025 में 12th बोर्ड में पूछा है ना, फिजिक्स में, बिहार बोर्ड में, लेकिन इसमें बस द्रव्यमान के जगह पे आवेश था। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दो द्रव्यमान m1, m2 के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तथा दोनों द्रव्यमानों में से एक द्रव्यमान को भी आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल अब कितना हो जाएगा? तो हाँ, इसका जो है पहले क्या बोला कि m1 है, एक m2 है, यहाँ m1 है और यहाँ पे m2 है, अब बीच की दूरी r है। अभी जो बल लग रहा है वो कितना लगेगा? g m1 m2 भागा r स्क्वायर। अब क्या किया गया है कि इन दोनों के बीच का स्थिति अब कुछ ऐसा है कि एक द्रव्यमान को आधा कर दिए और दूसरा द्रव्यमान को तो खैर वैसे छोड़ दिए है और बीच की दूरी को आधा कर दिए। तो अब जो बल लगेगा g इंटू पहला वाला द्रव्यमान m1/2 इंटू दूसरा द्रव्यमान m2 बटे बीच की दूरी r/2, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो अब देखो तो क्या हो गया? देखो तो यहाँ पे f डैश बराबर g m1 m2 भागा ये 2 नीचे चला आया, ये r का स्क्वायर भागा 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। इससे ये 2 बार में कटेगा तो ये कितना हो गया? g m1 m2 भागा r स्क्वायर, 2 से ये 4 कितना बार में कट गया? 2 बार में, 2 नीचे से अब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो गया? g m1 m2 बाय r स्क्वायर, 2 नीचे से ऊपर चला गया तो g m1 m2 बाय r स्क्वायर तो पुराना वाला बल था ना, f इंटू 2, यानी कि क्या हो गया? ये 2 गुना हो गया।
तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, नया वाला जो बल होगा वो 2 गुना हो जाए। ऐसे ही 2025 में बिहार बोर्ड में भी पूछा हुआ था क्वेश्चन, बस द्रव्यमान के जगह आवेश था, तो वैसे ही आंसर हो गया। यदि कैपिटल जी गुरुत्वीय नियतांक है और एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान है और आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान क्या होगा। स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है जी इंटू एम ई भागा आर ई, यानी गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी इंटू पृथ्वी का द्रव्यमान भागा पृथ्वी का त्रिज्या, तो जी एम ई बाय आर ई, ये हमारा ऑप्शन इसमें, ठीक है, स्मॉल जी का मान। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या है कि पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। पृथ्वी के सतह से अगर हम लोग h ऊंचाई पर जाएंगे तो यहां पर अगर g का मान पूछेगा कि g का मान क्या होगा, तो वो जो होता है मान g इंटू क्या था 1 माइनस 2h बाय आर ई, यानी ये जो g हमारा 9.8 है वो इंटू 1 माइनस 2 इंटू ऊंचाई भागा पृथ्वी का त्रिज्या ना, ये चीज। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। एनसीईआरटी में ये सब डाटा दिया हुआ है फॉर्मूला। अगर हम लोग इसी में पूछेगा कि पृथ्वी के सतह से अगर डी गहराई पर जाएंगे तब गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, यानी कि यहां से ऐसे डी गहराई पे नीचे आ गए, यहां पे अगर पूछेगा जी का मान क्या होगा, तब फिर वहां पे हम लोग जो जी का मान लेते हैं वो जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर ई, यानी जो सतह पर होता है जी का मान वो इंटू 1 माइनस जितना गहराई गए हैं वो गहराई बटा त्रिज्या। इस सब एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी का डायरेक्ट। अच्छा आगे देखो तो दो द्रव्यमान है m1 तथा m2 के बीच की दूरी r होने पर उनके बीच गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यदि दो द्रव्यमान है, एक है m1 एक है m2, बीच की दूरी r है, तो इनके बीच गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होता है ना, ऐसे यूजी से डिनोट किए थे हम पढ़ाते समय भी, वो होता है माइनस जी m1 m2 भागा r, माइनस जी m1 m2 माइनस जी m1 m2 भागा r, माइनस जी इंटू m1 इंटू m2 भागा r, ठीक है। अच्छा निगेटिव में होता है ऊर्जा जो होता है स्थितिज ऊर्जा निगेटिव में होता है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से अगर फेंकेंगे वस्तु को तो वह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ के ऊपर चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते आगे, पृथ्वी की सतह पर न्यूनतम पलायन चाल जो होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है, उसका एक फॉर्मूला भी होता है √2 इंटू पृथ्वी का त्रिज्या इंटू जी, है ना, इतना वैल्यू होता है। अगर कोई दूसरा ग्रह पे चले जाएंगे तो वहां पे पलायन वेग का मान क्या होगा, वहां पे पलायन वेग का मान अलग हो सकता है, √2 इंटू उस ग्रह का त्रिज्या इंटू उस ग्रह पर जो जी का मान होगा वो ना, इस तरीके से। पृथ्वी के सतह के निकटवर्ती किसी कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल टी होता है, टी बराबर, यानी कोई पृथ्वी है, पृथ्वी से कुछ दूरी पर यहां पर कोई कृत्रिम ग्रह है जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है, ठीक। तो जो चक्कर लगा रहा है उस चक्कर का आवर्तकाल, यानी एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई √अंडर पृथ्वी का त्रिज्या गुना त्रिज्या बटा जी, 2 पाई √अंडर पृथ्वी का त्रिज्या भागा जी। इसी में अगर पूछ देता कि उपग्रह को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है लगभग, तो वो 85 मिनट लगता है, लगभग 85 मिनट। ये पृथ्वी पर जो है ये लगभग कितना हो जाता है, 85 मिनट, 85 मिनट। तो ये हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह किए, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का। इसी तरीके से और भी चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है वो लाने का कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे, कैसे लिखो, कैसे, हाँ, इसका पीडीएफ ऐसे, इसका पीडीएफ जो होगा ऐसे अगर चाहोगे तो यहां से हम डाल देंगे www. हाँ PHYSICS by M Anwar .com वेबसाइट पर से भी इसका पीडीएफ नोट्स वगैरह ले सकते हैं। जैसे उसमें खोलेंगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें क्लास 11, 12 फिजिक्स वगैरह का सेक्शन में जाएंगे, आराम से ये सारा ऑब्जेक्टिव वगैरह मिल जाएगा।
वो वेबसाइट के पेज पर ही VBI ऑब्जेक्टिव करके सेक्शन बना देंगे, वहां डाल दें। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसे दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़